गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के। ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद एटमॉस्फेयर्स की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से इम्पोर्टेंस है, अफेक्ट करती है। तो 19th century French mathematicians named Joseph Fourier is usually credited for coining the terms greenhouse effects। तो सबसे पहले देखा गया 19th सेंचुरी में फ्रेंच मैथमेटिशियंस जो थे नेम जोसेफ ने, इन्होंने क्रिएट किया था, कॉइन इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में बताया था। द अर्थ्स एटमोसफियर इज एन इनॉर्मस ग्रीन हाउस। क्योंकि जो हमारा अर्थ एटमोसफियर है वो भी देखा जाए कि बहुत बड़ा ग्रीन हाउस है। क्योंकि एटमोसफियर क्योंकि एटमोसफियर के बाहर जो लेयर्स है, तो मान लेते हैं कि जो लेयर्स है उसके कितने सारे लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है, अलग अलग हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ अर्थ के ऊपर जो लेयर्स है अलग अलग है ना। तो इस तरह से मान लो ये अर्थ के ऊपर वाला लेयर्स है जो इस तरह से, तो बहुत सारे लेयर्स हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट सबसे पहले ट्रोपोस्फियर्स होता है अर्थ के ऊपर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर्स, एनोस्फियर्स। तो इस तरह से इतने सारे लेयर्स वो वन बाय वन करके, तो कहीं ना कहीं बीच में जो है, ये मैंने बीच में नहीं दिखाया, तो बीच में कहीं ना कहीं अर्थ है। तो ये अर्थ के ऊपर जो लेयर्स है वो क्या किया जा रहा है, उसे सराउंड करके रखा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिर मूव करते हैं। द अर्थ्स एटमोसफियर इज एनॉर्मस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सन टू एस्केप। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमारा एटमोसफियर जो ग्रीन हाउस जैसा ही है, क्योंकि जो गैसेस इसके अंदर है, एटमोसफियर के अंदर है, उसने क्या किया, डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सन टू एस्केप, कि जो सन का जो हीट है उसे बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। डज नॉट अफेक्ट्स अलाउ, उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो हीट जो है बाहर निकले। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफिलस कार्बन आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये सारा जो है ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सारे जो है ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफिलस कार्बन, ये पूरे मिला के ये गैसेस बन जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सो दे अब्जॉर्ब द आउट गोइंग हीट ऑफ द सन्स रे। ये लोग क्या करते हैं, जो हीट होती है सन्स की जो बाहर जाती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं उसको, एंड रिलीज बैक, उसके बाद उसको वापस रिलीज करते हैं, रिलीज द हीट बैक इनटू द एटमोसफियर। फिर बाद में उसी हीट को बाद में वो अर्थ में वापस भेजा जाता है। सो दीज गैसेस मेंटेन द टेम्परेचर ऑन अर्थ। तो इससे क्या होता है, ये गैसेस क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर जो मेंटेन रखती है। टेम्परेचर ऑन अर्थ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब कहीं ना कहीं जो है इंक्रीज किसके अंदर हो रही है, ग्रीन हाउस गैस के अंदर इंक्रीजमेंट हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर इंक्रीज करेगी तो वो टेम्परेचर, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और वापस रिलीज करेगी और अर्थ में वापस भेजेगी। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो इंक्रीज। तो अ ग्लास ग्रीन हाउस वर्क इन द सेम वे। तो इसी तरह से जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है ग्लास वाला, ये भी वैसे ही काम करती है। ठीक है, तो अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस डिजाइन टू ट्रैप हीट ऑफ द सन। तो ग्लास हाउस जो होती है, ग्रीन ग्लास हाउस, इसका भी मेन इंटेंशन होता है कि वो हीट को ट्रैप करती है सबसे पहले। क्योंकि जब हीट जो है एंटर करती है इस ग्लास हाउस के अंदर, तो उसने पूरा जो है गैसेस जो थी उसने हीट को ट्रैप कर ली सन की। नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स। तो उसी हीट को वो यूज़ करती है फूड प्रोड्यूस करना, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, इन कोल्ड कंट्रीज़। क्योंकि कोल्ड कंट्रीज़ में सनलाइट मोस्टली बहुत ज़्यादा हीट कम होती है, इसके लिए ये ग्रीन हाउस ग्लास हाउस को यूज डिज़ाइन किया गया है। Now it is heated naturally by the incoming rays of the sun and artificially by using hot air and water। तो उससे क्या होता है, एक तो सन की हीट थी नेचुरली, और दूसरा जब उससे भी कम पड़ता है कि वो सन रेज हीटिंग ज़्यादा नहीं होती है, तो आर्टिफिशियली हॉट एयर जो होता है और वाटर से भी उसे क्रिएट किया जाता है गर्म रखने के लिए।
सो द सिस्टम ऑफ ट्रैपिंग हीट इज़ एन इनक्लोज्ड एरिया। तो इसका मतलब हो गया, ग्रीन हाउस का मतलब क्या हो गया कि हम जो है हीट को ट्रैप करें, हीट एनर्जी को ट्रैप करें एक बंद एरिया के अंदर, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि एक घर है, उसमें सन जो रोशनी है, ग्लास हाउस है, तो वो सन एक बार इसकी हीट अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जो वो ट्रैप्ड हो गया, वो अंदर जाके बंद हो गया। अब वापस वो जो हीट है वो वापस वो रिलीज होगी, और जो भी वहाँ पे प्लांट्स है, ट्रीज है, वो वापस उसको यूज़ करेंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पौधे जो लगाया जाता है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यही इफेक्ट, इसी को ही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू burning of fossil fuels has resulted in gradual increase in the earth average temperature. Now अब क्या हो गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, क्योंकि ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूल्स यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल से, कोल, पेट्रोलियम, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो उससे क्या हो गया, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्रेजुअल इंक्रीजेज द अर्थ, तो इससे ज़्यादा हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो मतलब वापस वो रिलीज भी तो अर्थ में ही करेंगे। तो इसी तरह से हमारा अर्थ का जो एवरेज है टेम्परेचर, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बीन रिफर्ड टू एज ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो मतलब वो अर्थ को भी तो उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो अर्थ जो है धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और इसी गर्म को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। पहला लेयर्स है, तो ये पिक्चर्स किस तरह से है, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ। ठीक है, ब्लू कलर कर दी। अब इसमें वापस लेयर्स ले लेते हैं एटमॉस वाला, तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग लेयर्स लेते हैं, तो इसी तरह से इसकी जो लेयर्स है, ठीक है, तो ये जो लेयर्स इसी जैसा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर पहला वाला है, तो देखो ये अर्थ के बाद वाला हो गया नंबर 1 स्ट्रेटोस्फियर, तो ये हो गया 1, सॉरी ट्रोपोस्फियर। तो उसके बाद नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर मेजोस्फियर नंबर 3 हो गया ये वाला, फिर थर्मोस्फियर 3 के बाद 4 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया एक्सोस्फियर नंबर 5, ये ऊपर वाला हो गया 5। तो इसी तरह से जो अर्थ के बाद जो लेयर्स है, और ये एक एक लेयर्स अलग अलग है। तो पहला जो है ट्रोपोस्फियर्स है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर्स है, तीसरा मेसोस्फियर्स है, थर्मोस्फियर्स है, एक्सोस्फियर्स है। और ये अलग अलग लेयर्स जो है, सब लेयर्स की टेम्परेचर भी धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो टेम्परेचर जो माइनस में जाती है। और ये दिख रहा है आपको कि माउंटेन्स की हाइट, ट्रोपोस्फियर्स, माउंट एवरेस्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फियर्स के नीचे आती है। फिर ट्रोपोस्फियर्स और स्ट्रेटोस्फियर्स के बीच में एरोप्लेन जो है, ये फ्लाइट जो है ये इसी रेंज में ही जा सकती है, इसके ऊपर और मूव नहीं कर सकती। फिर मेट्रोज जो होती है इस रेंज में दिखती है आपको, और सुपर क्राफ्ट जो होती है, एयरक्राफ्ट होती है हमारी, मतलब स्पेस क्राफ्ट, तो ये इस लेयर पे रहती है। तो इस तरह से अलग अलग सैटेलाइट जो है सबसे टॉप में दिख रहा है आपको। तो सब लेयर्स की अलग अलग काम होती है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो उसे डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर मूव करते हैं, तो दे आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशंस, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। तो जो लेयर्स है उस पर डिपेंड करता है। तो मेनली जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 लेयर्स है। उसकी कॉम्पोजिशंस, डेंसिटी एंड टेम्परेचर्स सबकी अलग अलग है, डिपेंड ऑन एयर के ऊपर। सो दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द ग्राउंड, अर्थ से नीचे से शुरुआत होती है, ग्राउंड अर्थ मतलब अर्थ का जो आउटर लेयर वहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो जाता है वो है हमारा, उसे कहा जाता है
ट्रोपोस्फियर्स, स्ट्रेटोस्फियर्स, मेसोस्फियर्स, थर्मोस्फियर्स एंड एक्सोस्फियर्स। तो शुरुआत करते हैं ट्रोपोस्फियर से। तो ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट, कहा जाता है सबसे लोएस्ट है, एकदम बहुत ही कम है इसका रेंजेस, एंड द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बहुत क्लोज भी है। द एक्सटेंट ऑफ द लेयर वेरीज फ्रॉम द पोल। तो ये पोल से शुरुआत होती है 8 किलोमीटर्स टू द इक्वेटर। पोल से 8 किलोमीटर्स है एंड इक्वेटर से अगर हम काउंट करेंगे तो 18 किलोमीटर्स हो जाएगी उसकी हाइट टुवर्ड द स्काई। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फियर। द एटमोसफियर इज द थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा एटमोसफियर बहुत ही थिक लेयर है। टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस, टेम्परेचर जो है डिक्रीज होती है क्योंकि हम जितने ऊपर जाते हैं, हाइट में जाते हैं, तो हम टेम्परेचर जो है कम होता है। तो कितना कम होता है, रेट कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर्स। मतलब आप 165 मीटर्स ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होती रहेगी। कितना कम होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती रहेगी। तो इसी को कहा जाता है लैप्स रेट। मतलब कि हम अगर हाइट ऊपर गए 165 मीटर, अगर हमने इसको क्रॉस करके ऊपर गए तो हमारा टेम्परेचर, मतलब नीचे मान लो यहाँ पर 20 था तो यहाँ हो जाएगा 19, लेकिन ठीक है, फिर वापस जाएंगे 165 मीटर्स तो 19 से 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जितना ऊपर जाएंगे तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है लैप्स रेट। ठीक है, तो इसी को कहा जाएगा लैप्स रेट। सो ऑल चेंजेस इन वेदर, तो जो चेंजेस वेदर्स के अंदर होती है ये सभी इसी लेयर्स के अंदर होती है, इसी ट्रोपोस्फियर्स के अंदर ही होती है। ठीक है, सो द ट्रोपोस, अब इसी लेयर्स में ट्रोपोस्फियर्स था तो ट्रोपोपोज इज देयर, क्योंकि इसके बाद ट्रोपोपोज होती है उसी लेयर्स में है, उसके बाद वाला उसी लेयर्स को डिवाइड कर दिया ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोपोज उसके ऊपर वाला इज द अपर बाउंड्री, मतलब ये लेयर था, ये हो गया ट्रोपोस्फियर्स था, तो उसके ऊपर वाला लेयर जो शुरुआत हुआ, क्योंकि ये मान लो ये अर्थ था, ये वाला अर्थ है, ये पोर्शंस, तो अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर आया, तो ट्रोपोस्फियर का लेयर जो है उसी का ऊपर वाला जो लेयर हो गया वो ट्रोपोपोज हो गया। ठीक है, तो ट्रोपोपोज के बाद क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फियर आएगा। स्ट्रेटोस्फियर को डिवाइड करेंगे 2 लेयर्स में तो स्ट्रेटोपोज आ जाएगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इज द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर एंड एरोप्लेन फ्लाइज इन दिस जोन। तो एरोप्लेन जो है कहाँ पे फ्लाई करती है, ट्रोपोपोज में। ठीक है, तो ट्रोपोपोज में जो है एरोप्लेन फ्लाई करती है। नेक्स्ट आता है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर है, और उसके ये एक्सटेंड, उसके बाद वाला नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फियर को बोला जाता है। ये इसकी एक्सटेंड है 50 किलोमीटर। तो ये 18 किलोमीटर था, हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर के इक्वेटर्स के पास, और 8 था पोल्स में। तो उसके बाद फिर उसकी जो हाइट बढ़ी तो वो 15 किलोमीटर्स गया, किलोमीटर्स है ये। एंड ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का जो लेयर है तो उसके ऊपर वाला जो लेयर था उसमें ओजोन है, और ओजोन लेयर क्या करता है, ये हार्मफुल रे जो आती है सन की जो रेज आती है इसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फियर का, क्योंकि ये हमें अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। वो हार्मफुल रेज को वापस भेज दिया जाता है। तो ये एंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है। कुछ तो एंटर हो जाता है, क्योंकि हमारा ओजोन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूशंस किया है, एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण उसके अंदर भी होल होने लगा है। तो इस तरह से होल्स के थ्रू वो एंटर कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा एंटर भी हो रहे हैं इंडिया में, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। ना उसके बाद आता है स्ट्रेटोपोज। तो उसके ऊपर वाला ओजोन के बाद आता है जो लेयर्स है वो स्ट्रेटोपोज है। तो ये सेपरेट करता है किससे, स्ट्रेटोस्फियर से, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगा उन दोनों से। तो नेक्स्ट लेयर्स क्या है, मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर जो नेक्स्ट लेयर्स है इसकी एक्सटेंड क्या है, इस कितने 50 to 80 किलोमीटर के बीच में आता है। और ये मेसोस्फियर जो है सबसे कोल्डेस्ट रीजन कहा जाता है, सबसे ठंडा है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे -100 डिग्री जा रही है, और इसी में मेट्रॉइड्स देखा जाता है। मेट्रॉइड्स जो दिखती है, आप बोलते हैं कि टूटती तार है जो दिखता है, ये इस तरह से इसी लेयर्स में जलती हुई बंद होती हुई दिखाई देती है। फिर इसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है मेसोस्फियर के बाद शुरू होता है और एक्सोस्फियर के बीच में आता है, क्योंकि थर्मोस्फियर के बाद एक्सोस्फियर आएगा।
तो थर्मोस्फेयर मेसोस्फियर्स और एक्सोस्फियर्स के बीच वाला थर्मोस्फियर्स है। थर्मो का मतलब होता है हीट, बहुत गर्म। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे कहा गया इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेम्परेचर है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड अप टू 640 किलोमीटर। तो ये जो है ऊपर कितनी किलोमीटर तक जाती है? 640 किलोमीटर्स तक फ्रॉम द अर्थ। इसी लेयर्स में थर्मोस्फेयर्स के पास एक और लेयर्स है, आयोनोस्फेयर्स। तो आयोनोस्फेयर्स जो है ये इज द लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर है। और इसी आयोनोस्फेयर्स के अंदर ट्रांसमिशन जो रेडियो टेलीविजन जो हमने टेलीफोन्स जो कनेक्टेड होती है, इजीली हम लोग बात कर लेते हैं हम, तो ये इस आयंस के थ्रू, थर्मोस्फेयर्स के जो लेयर्स है आयोनोस्फेयर, इसके थ्रू। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ये भी इसी लेयर्स में है। सो द फेनोमेना ऑफ अरोरा बोरेलिस दैट वाज नॉर्थर्न लाइट, ये जो दिखती है इसी लेयर्स में दिखती है, बहुत अलग अलग कलर्स की एटमॉस्फेयर्स में, वो इसी के अंदर दिखती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर्स। तो एक्सोस्फेयर्स जो है द फिफ्थ एंड द लास्ट लेयर ऑफ द इज द एक्सोस्फेयर्स एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये लास्ट लेयर है। सो दिस लेयर इज ट्रेडिशनली जोन बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द अर्थ सरफेस। तो इस जोन के बाद फिर हमारा अर्थ, उसके बाद दूसरा प्लैनेट जो है, मतलब वो आउटर स्पेस में आ जाएंगे हम लोग, जो आउटर स्पेस एंड अर्थ सरफेस से अलग हो जाएगा इस लेयर्स के बाद। तो ये लेयर कितना है? 10,000 किलोमीटर एक्सटेंड करता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन एक्सीड, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कहा गया 4000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंक्रीज विथ ऑल्टीट्यूड। और जैसे ऊपर जाते हैं और इंक्रीज होगी इसकी टेम्परेचर, इसका कुछ अलग है। द ग्रेविटी इज वर्चुअली एब्सेंट इन दिस लेयर, यहाँ के अंदर जो ग्रेविटी है वो टोटली नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली थिन लेयर, और ये बहुत ही पतले लेयर्स में बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।